Good morning, students. So we have seen this example number one using iterate rows function. In this, we converted output in this way. दो तरीके थे. We have seen two ways: iterate rows and iterate columns. Iterate rows, what it does? Iterate rows generally prints the values of the rows, and it iterates means it loops the values. It repeats the value as many times as the values will be found. It will repeat particular value. So this was seen by us in one program, and now we are moving towards our second example, which is using iterate rows to extract row wise series objects. Now this is the exactly same program, but in this they have displayed the output in another way. First of all, let us see what this table is. So this is the table which you are seeing right now on the screen. So this is the table. All right. So in this table they are applying some iterate rows functions. Okay. So when iterate rows function will be applied, so one thing is clear, that it will be printing the values of the rows. So when it will be printing the values of the rows, so you can see how many rows are here: 1, 2, 3 and 4. So 4 rows are there: qtr1, qtr2, qtr3 and qtr4. So these all 4 rows will be displayed and values of those rows will be displayed. Okay, but there will be some ways of displaying the values. आपको ऐसा नहीं करना है कि बार बार हर एक कॉलम का नाम लिखना है या हर एक रो इंडेक्स का नाम लिखना है. ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इनके इंडेक्सेस लेते जाता है और ऑटोमेटिकली वो इटरेट करते जाता है वैल्यूज़ को. तो देखते हैं हम यहाँ पर सेकेंड वाले एग्जाम्पल को. तो यहाँ पर सबसे पहली बात, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर, क्रिएट द डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर. सो दे हैव डन सो. कैसे क्रिएट किया है तो ये अब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्रिएट किया है. तो नाम दे दिया DI सेल्स. इसके अंदर इन्होंने एक डिक्शनरी ली है. ये आपको साइन दिख रहा होगा, तो ये डिक्शनरी का साइन है. ये आप देख सकते हो, बिगिनिंग और एंडिंग डिक्शनरी पे है. और इस डिक्शनरी के अंदर एक ईयर 1 नाम का कॉलम है, और उस ईयर 1 नाम के कॉलम के अंदर qtr1, qtr2, qtr3, qtr4 की वैल्यू है. फिर एक ईयर 2 नाम का कॉलम है, उसमें भी qtr1, qtr2, qtr3, qtr4 नाम की वैल्यूज़ हैं. और एक ईयर 3 नाम का कॉलम है, उसमें qtr1, qtr2, qtr3 और qtr4 नाम की वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पर आपका अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो ऊपर जो हमने देखा वैसा टेबल हमको बनकर मिलता है. अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ पर जो पहले वाले प्रोग्राम में एग्जाम्पल नंबर 1 में जो कोड लगाया था वही कोड यहाँ पर लगाया. फॉर रो कॉमा रो सीरीज़. यहाँ पर हमने कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो भी डेटा स्ट्रक्चर बनता है, इट इज़ हैविंग 2 वैल्यू पेयर्स. द वन इज़ द रो, दैट इज़ द इंडेक्स, है ना, जो भी इंडेक्स है उसका वो, एंड ओके and index, and the other thing is the value. So this pair generally is there inside each and every data structure. तो यहाँ पर इन्होंने उसको यहाँ पर लिख दिया. रो मतलब इंडेक्स, रो सीरीज मतलब वैल्यूज़. अब किसके अंदर देखना है आपको, तो df1 डॉट इटरेट रोज फंक्शन. अब ये तरीका है इसका लिखने का. अब लूप चलाना था तो क्या लगाया यहाँ पर, ये लगाया फॉर, क्योंकि हमको बखूबी पता है कि यहाँ पर लूप्स लगे हैं. मतलब लूप्स लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, लूप सबसे अच्छा कौन सा है, फॉर लूप, जो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर. तो यहाँ पर फॉर लूप लगाया. किन किन पे लगाया, रो इंडेक्स और रो सीरीज़ पर. तो ब्रैकेट में उनको लिख दिया इन, और जो भी आपका ये डेटा स्ट्रक्चर का नाम था तो df1, और क्या करना है आपको, रोज़ पे लगाना है तो इटरेट रोज़ फंक्शन लगा लिया. तो ये एक कॉमन लाइन है जो आपको हर जगह लिखनी पड़ेगी. आफ्टर दिस इन्होंने प्रिंट कर दिया सबसे पहले तो रो इंडेक्स. तो उसको रो इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए इन्होंने क्या लिखा, प्रिंट रो इंडेक्स. जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है जैसे कि रो इंडेक्स, तो वो तो एज इट इज़ प्रिंट होगा. कॉमा लगा के लिखा है रो, मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, आपका पहला रो का इंडेक्स. अब आपका पहला रो का इंडेक्स क्या था, तो वो था qtr1. तो यहाँ पर qtr1 प्रिंट हो जाएगा. नीचे कंटेनिंग इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो कंटेनिंग एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा.
कंटेनिंग एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक नया काम किया, इन्होंने यहाँ पर सिंपली वैल्यू को प्रिंट करना होता तो वो सिंपली यहाँ पर लिख देते प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद जो भी आपकी रो सीरीज़ थी ऐसा लिख देते रो सीरीज़, और आपकी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो जाती जो भी उसकी वैल्यूज़ थी। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर इन्होंने एक i इज इक्वल्स टू ज़ीरो वैल्यू ले ली, मतलब अभी इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो है। अब इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो है और अब इन्होंने एक और लूप लगाया फॉर वेल, मन से नाम देना था वैल्यू को तो VAL लिख दिया इन्होंने, फॉर वेल इन रो सीरीज़। अब रो सीरीज़ की बात कर रहा है, मतलब डेटा की बात कर रहा है, जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात कर रहा है। तो फॉर वैल्यू इन रो सीरीज़ प्रिंट, अब क्या प्रिंट किया उसने, एट इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो एट एज इट इज़ प्रिंट होगा। आई की वैल्यू अभी क्या है आपकी, ऊपर लिखा हुआ है ज़ीरो, तो प्रिंट होगा एट ज़ीरो पोजीशन। तो एट ज़ीरो पोजीशन आपकी जो भी पहली वैल्यू होगी, मतलब समझ रहे हो, ये आपका QTR1 है, QTR2 है, ये आपका ईयर 1 है, ये आपका ईयर 2 है। तो वो बोल रहा है कि आपका जब इंडेक्स ज़ीरो है, मतलब ये जब आपका इंडेक्स ज़ीरो है तो उस समय आई पोजीशन पे, मतलब कि इस ज़ीरो इंडेक्स पर जो आपकी वैल्यू है ये वाली, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। ठीक, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आई की वैल्यू बढ़ी तो अब अगली वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वन इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। आप रो के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपका रो इंडेक्स है QTR1, तो अगली वैल्यू ईयर 2 मतलब ये होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो उसने प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर जैसे ही इस पर इन्होंने ये फंक्शन लगाया और अगली लाइन में लिख दिया आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, मतलब इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो थी, ज़ीरो प्लस वन वन हो जाएगा, फिर वन प्लस वन टू हो जाएगा, और जैसे जब तक वैल्यूज़ चलेंगी तब तक ये लूप रन होता रहेगा। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या हो गया, एट ज़ीरो पोजीशन प्रिंट हो गया क्योंकि वहाँ पर लिखा था एट वन पोजीशन और एट टू पोजीशन, और 34,500, 44,900 और 54,500 इस तरीके से वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं। ये रहा आपका टेबल, ये वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं, है ना। पहले ज़ीरो इंडेक्स था तो इसको लिया, फिर ज़ीरो प्लस वन हो गया तो इसको लिया, और फिर वन प्लस वन टू हो गया तो इसको लिया। और किसके लिए ले रहे थे आप, तो आई आपका जो रो इंडेक्स था वो रो इंडेक्स क्या था अभी, ज़ीरो था, तो यहाँ पर रो इंडेक्स आपका ज़ीरो ये है ना। इसके लिए इस वाले रो इंडेक्स के लिए वैल्यूज़ ले रहे थे, तो QTR1 की तीनों वैल्यूज़ उसने वहाँ पर प्रिंट कर दी। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज़ को उसने वहाँ पर प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, ये हमको पता होना चाहिए। ये हमने दो एग्जांपल्स देख लिए किसके, इटरेट रोज़ के। अब हम दो एग्जांपल्स देखते हैं इटरेट आइटम्स फंक्शन के। अब इटरेट आइटम्स जैसे कि हमको पता है, अभी हम आउटपुट कैसे निकाल रहे थे, ये हमारा जैसे कि इंडेक्स था, ये हमारा रो इंडेक्स था, तो वैल्यूज़ ऐसी ऐसी प्रिंट हो रही थी। ये हमारा रो इंडेक्स था तो वैल्यूज़ ऐसी प्रिंट हो रही थी। थर्ड रो इंडेक्स तो ये वैल्यूज़ है ना। तो इस तरीके से अभी हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा था। बट अभी क्यों ऐसा जनरेट हो रहा था, क्योंकि आप लगा रहे थे इटरेट रोज़ फंक्शन, है ना। अभी हम वर्क कर रहे थे इटरेट रोज़ फंक्शन पे, तो वो रोज़ के ऊपर काम कर रहा था। ये हमारी पहली रो और ये उसकी वैल्यू, ये हमारी दूसरी रो, ये उसकी वैल्यू, हमारी तीसरी रो, ये इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से वो रोज़ पे काम कर रहा था। बट हम इटरेट कॉलम्स पे काम कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ITER आइटम्स लगा दूँ, है ना, ITER आइटम्स फंक्शन लगा दूँ, तो ITER आइटम्स फंक्शन का काम होता है कि अब वो ये जैसे आपका इंडेक्स है, ये आपके कॉलम नेम्स हैं और ये आपकी वैल्यूज़ हैं, तो अब वो वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा, है ना, नीचे के ऑर्डर में प्रिंट करेगा इस तरीके से। क्यों करेगा, क्योंकि ये इटरेट किसको कर रहा है, आइटम्स को, कॉलम्स को। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करते हैं हम इसको समझने की। इंपोर्ट पांडास एस PD मोस्ट कॉमन, DI सेल्स वही जो हमारा प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, ये इतना इन्होंने क्रिएट कर दिया यहाँ तक, ठीक। इतना क्रिएट होने के बाद इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना था, तो इन्होंने PD.DataFrame फंक्शन लगाया और DF1 नाम का एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया।
अब df1 नाम के डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद अभी आप लिख रहे थे रो कॉमा रो सीरीज़, क्योंकि आप ITER रोज़ लगा रहे थे, पर अब आपको क्या लगाना है, ITER आइटम्स लगाना है, मतलब कॉलम्स पे आपको वर्क करना है। जब आपको कॉलम्स पे वर्क करना हो तो अब आपको लिखना पड़ेगा फॉर कॉल कॉमा कॉल सीरीज़। पहला वाला जो लिखा है कॉल, उसका मतलब है आपके कॉलम इंडेक्स से। दूसरा लिखा हुआ है कॉल सीरीज़, तो कॉल सीरीज़ का मतलब है उसमें क्या वैल्यू है वो, ठीक है, उसमें क्या वैल्यू है वो, उसकी बात वहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमको इनिशियली पता होना चाहिए। कॉल का मतलब होता है इंडेक्स की वैल्यू, और कॉल सीरीज़ का मतलब होता है उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया उसने, प्रिंट कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स हमको पहले से ही पता है, कॉलम इंडेक्स क्या है, YR1 YR2 YR3, ये हमारे कॉलम इंडेक्सेस हैं। तो पहला कॉलम इंडेक्स, पहले क्या प्रिंट किया, कॉलम इंडेक्स और उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले प्रिंट होगा कॉलम इंडेक्स YR1। अब कॉलम इंडेक्स YR1 प्रिंट हो गया तो उसकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, ये 3 वैल्यूज़ के नीचे की जो भी होंगी वो प्रिंट होगी। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया प्रिंट कंटेनिंग, मतलब कि यहाँ पर कंटेनिंग एज इट इज़ प्रिंट होगा, और लिख दिया प्रिंट कॉल सीरीज़। जैसे आपने प्रिंट कॉल सीरीज़ लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसको उस कॉलम की जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। यहाँ पर अगर आप ये जो लिखा है ना कॉल और कॉल सीरीज़, यहाँ पे अगर लिख देते x और y, यहाँ पर लिख देते y, तो क्या होता, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ता x, और यहाँ पर ये जो कॉल सीरीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर लिखना पड़ता y। सिंपली इतना लिखने से भी काम हो जाता। अभी चूंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है और ये हमको समझा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कॉल और कॉल सीरीज़ लिखा है, और उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कर दिया। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि ये इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमको किस तरीके का आउटपुट मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमको ऑलरेडी पता था कि हमारा कॉलम इंडेक्स पहला वाला क्या है, YR1, तो YR1 यहाँ पर कॉलम इंडेक्स हो गया। अब उस कॉलम इंडेक्स की वैल्यूज़ तो ये रही उस कॉलम इंडेक्स की वैल्यूज़, बट आपको ऑलरेडी पता है कि जब कभी हम कॉलम वैल्यूज़ के प्रिंट करते हैं तो उसका इंडेक्स ऑटोमेटिक प्रिंट होता है। तो ये QTR1 QTR2 QTR3 QTR4 क्या है, ये उसका इंडेक्स है, इसीलिए ये यहाँ पर आपको प्रिंट होकर मिला है। ये पहले कॉलम इंडेक्स की बात हुई। सिमिलरली ऐसा का ऐसा चलेगा किसके साथ, कॉलम इंडेक्स 2 के साथ तो YR2, अगला चलेगा कॉलम इंडेक्स 3 के साथ तो YR3। 3 ईयर्स तक का डेटा था, तो इस तरीके से 3 ईयर्स तक का डेटा इन्होंने यहाँ पर प्रिंट करके हमको बता दिया है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही प्रोग्राम फिर से इन्होंने बनाकर बताया है, और इसमें वो जो हमने लिखा था ना एट पोजीशन 0 एट पोजीशन 1 एट पोजीशन 2, तो यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है एट रो 1 एट रो 0 एट रो 2। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम में अगर ऐसा कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैं पुराना वाला प्रोग्राम बना रहा हूँ, ITER रोज़ वाला प्रोग्राम खोल रहा हूँ, और उसमें अपन चेंज करते हैं। ध्यान रखना ये मैं कौन सा बता रहा हूँ, ITER रोज़ वाला बता रहा हूँ, जहाँ पर इस तरीके से डेटा प्रिंट हुआ था, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जहाँ पर रोज़ में डेटा प्रिंट हुआ था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में अगर आपको चेंज करना पड़े और इस तरीके से डेटा प्रिंट करने की बजाय इस तरीके से डेटा प्रिंट करना है, तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर रो की जगह लिखना पड़ेगा कॉल, यहाँ पर रो सीरीज़ की जगह लिखना पड़ेगा कॉल सीरीज़, ये दो चीज़ कर देना, और यहाँ पे ITER रोज़ की जगह लिख देना ITER आइटम्स। ठीक, इतना कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया कि आपको नीचे के नीचे आंसर्स प्रिंट करना है। अब रो इंडेक्स की जगह क्या लिखोगे, कॉलम इंडेक्स COL कंटेनिंग, और सिमिलर चलेगा I इज इक्वल्स टू 0, वहाँ भी था, यहाँ भी लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 0। वेल ठीक है, वेल जो भी नाम देना है आप यहाँ पर आपके ऊपर होता है, आपने वेल नाम दे दिया। रो सीरीज़ की बजाय क्या लिखोगे, कॉल सीरीज़। कॉल सीरीज़ लिखने के बाद आप अब वैल्यूज़ प्रिंट करोगे, तो लिखोगे प्रिंट एट I रो, पोजीशन लिख लो या रो लिख लो, और जो भी आपकी वैल है वो, और I+1। तो कोड पूरा का पूरा सेम रहेगा। अगर आपको
इस तरीके से आउटपुट भी प्रिंट करना है, जैसा यहाँ पर दिया है ना, एट रो 0, एट रो 1, एट रो 2, एट रो 3। ऐसा भी अगर आउटपुट आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ वो कॉल और कॉल सीरीज़ की वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी। ITER रोज़ जहाँ लिखा था वहाँ पर ITER कॉल आइटम्स आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा आप करोगे और पूरा का पूरा कोड सेम रखोगे तो वो अब उसका कॉलम्स में वैल्यूज़ प्रिंट करने लगेगा। नाउ एक और चीज़ हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और टेबल इन्होंने बताया हुआ है, ये वाला। इस टेबल को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमारा कॉलम नेम क्या है, मार्क्स और नेम, दो हमारे कॉलम नेम है, दिख रहे हैं आपको। और हमारे रोज़ क्या है, तो रो इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, RNO1, RNO2, RNO3, मतलब रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ये हमारे रो इंडेक्सेस हैं। और कॉलम इंडेक्सेस क्या है, मार्क्स और नेम। तो हमको रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स पता चल गया। और वैल्यूज़ क्या है, 70 राम, 95 पैम, 80 सैम। राम, पैम और सैम 3 नाम हैं और उनके रोल नंबर लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं 70, 95 और 80। अब हमको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रोग्राम पूछा है हमसे और उस प्रोग्राम में क्या बताना है वो देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डेटा फ्रेम DF 1 रो एट अ टाइम। ठीक है, 1 रो एट अ टाइम। क्लियर प्रोग्राम में पता चल रहा है आपको हर एक एक रो प्रिंट करनी है। पहले तो बिना कोड को देखे हम समझते हैं कि रो कैसे प्रिंट होगी। तो रो प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ITER रोज फंक्शन लगाना पड़ेगा, पहली चीज़ जो हमको पता है। दूसरी चीज़ क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप किस किस पे लगाना पड़ेगा, तो एक लगाना पड़ेगा इस रो इंडेक्स पर, है ना। और रो इंडेक्स के बाद दूसरा किस पे लगाना पड़ेगा, वैल्यूज़ पे। तो एक रो इंडेक्स पे लगा देते हैं और एक वैल्यूज़ पे लगा देते हैं। तो I और V पे लगाना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, आपके टेबल का नाम। तो टेबल का नाम ऊपर इन्होंने कुछ दिया है क्या, हाँ ये लिखा है DF, ये लिखा है DF है टेबल का नाम। तो आप लिखोगे DF डॉट ITER रोज फंक्शन। ठीक है, तो ITER रोज फंक्शन लगा दोगे तो आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। और आउटपुट कैसा जनरेट होगा वो देखते हैं। तो ये ITER रोज फंक्शन है तो किसको कंसिडर करेगा, इंडेक्स किसका लेगा, रोज का लेगा। तो पहले लिखेगा रोल नंबर 1 और इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो इसके अंदर वैल्यू आएगी, एक आएगी मार्क्स 70, दूसरी आएगी नेम राम। तो ये दो वैल्यूज़ ने प्रिंट करना है। किसके लिए करेगा, पहले प्रिंट करेगा रोल नंबर 0 के लिए, फिर इटरेट हुआ मतलब अगली वैल्यू पे आया, मतलब अब आपका इंडेक्स क्या हुआ, RNO2। अब क्या प्रिंट करेगा, मार्क्स 95, नेम पैम। फिर रो RNO3 के लिए करेगा तो मार्क्स 80, नेम सैम। इस तरीके से आउटपुट आपका आने वाला है। हम थोड़ा सा इसको समझते हैं इन्होंने क्या किया है। देखो, इंपोर्ट पांडास SPD, डिक्शनरी क्रिएट करनी थी तो डिक्शनरी क्रिएट कर दी। कैसे क्रिएट करी, एक डिक्शनरी बनाई, ये यहाँ पर देखो ये डिक्शनरी एंड हो रही है। इसके अंदर की वैल्यू पेयर ले लिया, नेम एक की है और राम पैम और सैम उसकी वैल्यूज़ हैं। मार्क्स एक की है और 70, 95 और 80 उसकी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चल गई कि ये जो नेम और मार्क्स हैं ये पक्का कॉलम्स है। ठीक है, ये हमको कॉलम्स पता चल गए। पर इसका क्या, ये तो अभी तक कहीं पर भी नहीं आए। ये तो कहीं पर दिख रहा है क्या, ये कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर तो कॉलम नेम तो आ गए, रो नेम कहाँ है, रो का इंडेक्स कहाँ है, रो का इंडेक्स तो आया ही नहीं ना। तो जब हम PD.data फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे इस डिक्शनरी को तो उस समय कॉमा लगाकर हम इंडेक्सेस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दिए, इंडेक्स इज इक्वल्स टू RNO1, RNO2, RNO3। ये मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बताया था कैसे इसको करते हैं। अब इतना तो क्लियर है, ये आखिरी लाइन तक तो क्लियर है, ये वाली लाइन तक तो क्लियर है जो मार्क करी हुई है ना। इसके नीचे क्या किया है उसको समझते हैं। अब चूंकि अब हमको ऑलरेडी पता है कि, एक मिनट, अब चूंकि हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर हमको सबसे पहले I की वैल्यू जो होती है वो इंडेक्स की होती है और जो यहाँ पर ये जो J लिखा है वो क्या होती है, वो वैल्यूज़ होती हैं आपके टेबल की।
तो इतना हमको पता है, तो अब बार बार हम उतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखेंगे, रो इंडेक्स और कॉमा करके रो सीरीज और इतना सब बड़ा बड़ा लिखने की बजाय हम सिंपली क्या कर रहे हैं, आई कॉमा जे। हमको पता तो चली गया है कि क्या करना है इसका। आई जो है वो रो इंडेक्स को बता रहा है, जे जो है वैल्यूज़ को बता रहा है। और हमको प्रोग्राम में क्या बोला है, वन रो एट अ टाइम, तो हमने आई टी ई आर रोज फंक्शन लगा दिया। अब आई टी या रोज फंक्शन लगाया तो आपको क्या प्रिंट करना है, वैल्यूज़ प्रिंट करना है ना। तो वैल्यूज़ आपकी कहाँ पर होती है, आई के अंदर है कि जे के अंदर है? वैल्यूज़ तो हमारी जे के अंदर है ना। आई तो इंडेक्स होता है, वैल्यू हमारी कहाँ है, वैल्यू हमारी जे के अंदर है। तो प्रिंट कर दिया सिंपली जे को प्रिंट कर दिया, और अगली लाइन में प्रिंट कर दी एक लाइन, ताकि अगला आंसर आ जाए, अगला आंसर आ जाए और अगला आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही इन्होंने जे को प्रिंट किया, इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि रो इंडेक्स बताओ या कुछ बताओ, सिंपली जे प्रिंट कर दिया। तो जब सिंपली जे प्रिंट कर देंगे तो जे की वैल्यू क्या है, वैल्यू पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है, मार्क्स लिखी हुई है, और लिखे हुए हैं 70, है ना। तो ये पहली वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू होगी नेम, और नेम लिखा हुआ है राम, तो ये होगी दूसरी वैल्यू। ये किसके लिए लिख दी आपने, ये हमारा ये जो जे प्रिंट हुआ, ये जो वैल्यूज़ प्रिंट हुई, सबसे पहली वैल्यू है, मतलब हमारे पहले इंडेक्स के लिए होगी। और हमारा ज़ीरो इंडेक्स क्या है, हमारा ज़ीरो इंडेक्स जो है वो है RNO1, तो ये RNO1 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब सिमिलरली चलेगा RNO2 के लिए, तो RNO2 की वैल्यू क्या आएगी, नेम इज इक्वल्स टू पैम और मार्क्स इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर देखो, नेम इज इक्वल्स टू पैम, मार्क्स इज इक्वल्स टू 90, नेम इज इक्वल्स टू रोल नंबर 2, प्रिंट हो गया है। ये ऑटोमेटिक आया, ये पाइथन ने खुद के समझने के लिए लिखा है, ये हमने प्रिंट नहीं किया है, ये पाइथन ने समझने के लिए प्रिंट करके दिया है। हमने तो ये जो ऊपर की दो वैल्यूज़, मार्क्स इज इक्वल्स टू 70 और नेम इज इक्वल्स टू राम, ये हमने प्रिंट करी है। सिमिलरली तीसरा जो है वो है सैम, तो सैम का भी नाम और सैम के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये भी एक हमारा लूप बन जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ प्रिंट कर कर बताई हैं। एक बार आपको इनको सारे कोड्स को समझना तो पड़ेगा, एक बार देखना तो पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं। अब सेम प्रोग्राम, अब क्या कर दिया, वन कॉलम एट अ टाइम, पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम, बस क्या कर दिया, वन कॉलम एट अ टाइम। तो आप आई और जे सेम रहने दो, बस यहाँ पर क्या चेंज कर दो, यहाँ पर आप आई टी आर रोज फंक्शन लगा रहे थे ना, तो इस बार आई टी आर आइटम्स फंक्शन लगा दो, क्योंकि आपको कैसे प्रिंट करना है, इस तरीके से आउटपुट प्रिंट करना है ना। कॉलम्स में आउटपुट प्रिंट करना है, तो आपने आई टी आर आइटम्स फंक्शन यहाँ पर लगा दिया। जैसे आपने आई टी आर आइटम्स फंक्शन लगाया और जे को प्रिंट किया, तो अब वो किसको रेफरेंस लेगा, आपके आई टी आर आइटम्स को, मतलब कॉलम्स को। तो हमारे टेबल को देखते हैं हम, ये रहा हमारा टेबल। इस टेबल में हमारा पहला कॉलम कौन सा है, तो पहला कॉलम है हमारा मार्क्स। तो मार्क्स पहले वो क्या प्रिंट करेगा, 70 प्रिंट करेगा, तो 70 के साथ इंडेक्स भी प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा RNO1। और फिर प्रिंट करेगा मार्क्स 95, तो ये किसका है, तो उसका इंडेक्स भी प्रिंट करेगा RNO2। और थर्ड है 80, तो 80 प्रिंट करेगा और RNO3 यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पहला इंडेक्स, मतलब पहला वन कॉलम एट अ टाइम। तो पहला कॉलम प्रिंट हो गया, और फिर दूसरा कॉलम, तो नेम इज इक्वल्स टू राम और उसका इंडेक्स, और नेम इज इक्वल्स टू पैम तो उसका इंडेक्स, और नेम इज इक्वल्स टू सैम तो इसका इंडेक्स। इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली आउटपुट अभी इस तरीके से जनरेट हो रहा था, अब इस तरीके से जनरेट हुआ है। तो देखो यहाँ पर RNO1 RNO2 RNO3 क्यों आ गया, क्योंकि ये इंडेक्सेस थे। इंडेक्सेस तो ऑटोमेटिक प्रिंट होते हैं। मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करनी थी, क्योंकि पहला कॉलम क्या था हमारा, मार्क्स का, है ना। तो ये मार्क्स की वैल्यू प्रिंट हो गई। दूसरा कॉलम था नेम का, तो ये नेम प्रिंट हो गया, और उसके सामने ऑटोमेटिक जनरेट हो गए उसके इंडेक्सेस। तो इस तरीके से रोज़ और कॉलम्स को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल रो को या किसी इंडिविजुअल कॉलम को भी डिस्प्ले करना है, तो आप किसी इंडिविजुअल रो या कॉलम को भी डिस्प्ले कर सकते हो। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमको बताया है, यहाँ तक तो हमको क्लियर है। यहाँ तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको क्रिएट किया है, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर उन्होंने अब यहाँ पर कोडिंग लगा दी। तो वही R कॉमा रो लगाया है,
आप लगा दो आई कॉमा जे, आप आई कॉमा जे भी लगाते यहाँ पर, तो आई कॉमा जे लगाने पर यहाँ पर आप लोगों ने जो रोज कॉमा मार्क्स लिखा है यहाँ पे आप लिखते जे और ब्रैकेट के अंदर मार्क्स, है ना, ऐसा भी लिख देते तो भी वो सिर्फ क्या करता, किसको प्रिंट करता, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्क्स के कॉलम को प्रिंट करता। तो आप देख सकते हो ये आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का कॉलम प्रिंट हुआ है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल किसी एक कॉलम को या इंडिविजुअल किसी एक रो को प्रिंट करना है तो वो प्रिंट करना भी हो सकता है, वो प्रिंट करना भी पॉसिबल है। ये प्रोग्राम हमारे को उसी को समझा रहा है किस तरीके से हम एक ही इंडिविजुअल कॉलम को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मार्क्स का कॉलम नहीं प्रिंट करना होता और नेम का कॉलम प्रिंट करना होता तो मार्क्स की जगह लिख देते नेम, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर लिख देते नेम, तो नेम का कॉलम प्रिंट हो जाता, राम, पैम और सैम, ये 3 नाम प्रिंट हो जाते। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको अभी यहाँ पर बता रही थी कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। इटरेट करने के 2 तरीके, आई टी ई आर रो और आई टी आर आइटम्स, तो इन दोनों का यूज़ करके हमने इटरेटिंग कर ली। अब हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। इनका मतलब ये है कि आप किन्हीं ना किन्हीं डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर्स पे कुछ बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बाइनरी ऑपरेशंस मतलब क्या, तो ये लिखा हुआ है, ठीक। बाइनरी ऑपरेशंस मतलब 2 अलग अलग डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स को ऐड कर सकते हो, 2 अलग अलग डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 2 अलग अलग डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास कि हम ऐसा कर लें। 2 अलग अलग टेबल, 2 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग वैल्यूज़ को कंबाइन कर कर उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन जो भी हम चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास 4 डेटा फ्रेम्स है, DF1, DF2, DF3, DF4। सब में तो नहीं, DF3 तक जो 3 है उनमें एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ क्या है, तीनों में जो कॉलम इंडेक्सेस हैं वो सेम है, ABC। जो DF4 है उसका कॉलम इंडेक्स सेम नहीं है, उसमें C वाला कॉलम नहीं है, उसमें सिर्फ A और B है। और DF1, DF2 और DF4 को देखोगे तो उसके रो इंडेक्सेस सेम है, और DF3 का रो इंडेक्स सिर्फ 0 और 1 है। वहाँ पर कोई आप लोगों के पास 0, 1, 2 नहीं दिया, मतलब वहाँ पर 2 ही वैल्यूज़ वहाँ पर दी हुई हैं। अब एडिंग बाइनरी एडिशन, पहला बाइनरी ऑपरेशन हम जो देखने जा रहे हैं वो है एडिशन का। मतलब कि आपको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए आप लोगों के पास 2 अलग अलग फंक्शंस इन्होंने ऐड करने के लिए दिए गए हैं। कौन कौन से, पहला दिया है ऐड फंक्शन और दूसरा दिया है आर ऐड फंक्शन। ये दोनों क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। एडिशन ऑपरेटर जो है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप लोगों के पास 3 खास चीज़ें हैं। या तो आप प्लस का साइन लगा लो, प्लस का साइन लगा दो, 2 डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स के बीच में तो ऐड हो जाएगा। या तो आप लगा लो ऐड फंक्शन, तो आप ऐड कर सकते हो। या तो लगा लो आर ऐड फंक्शन, आर ऐड मतलब रिवर्स में ऐड करना है, तो आप लगा लो आर ऐड फंक्शन। 3 तरीके हैं ऐड करने के। पहला तरीका देखते हैं, पहला तरीका है ऐड फंक्शन वाला। तो ऐड फंक्शन अगर आपको लगाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रेम के नाम, जैसे आपने लिख लिया DF1 डॉट ऐड फंक्शन और ब्रैकेट में लिख दिया DF2, तो इसका मतलब क्या होगा, DF1 में DF2 को जोड़ना है। अगर आप ऐसा आपको नहीं जम रहा है, ऐड फंक्शन नहीं लगाना है, तो ये कर लो DF1 प्लस DF2, तो भी ऐड हो जाएगा। और अगर आपको पहले DF2 को जोड़ना है फिर DF1 को जोड़ना है, तो आर ऐड फंक्शन लगा लो। आर ऐड फंक्शन लगाओगे, DF1 डॉट आर ऐड, लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, DF1 पहले DF2 बाद में, आर ऐड लगा रहे हो मतलब रिवर्स में ऐड कर रहे हो, मतलब जो पीछे लिखा हुआ है वो आगे आ जाएगा, जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में चले जाएगा, तो ये रिवर्स में ऐड कर देगा, मतलब DF2 प्लस DF1, ये इसका आउटपुट आएगा। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले DF1 प्लस DF2 करते हैं।
जब df1 प्लस df2 कर रहे हैं तो df1 ये रहा, df2 ये रहा, इसको और इसको ऑब्जर्व करो। df1 में वैल्यू है 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ वैल्यू है 20 20 30 40 50 60 70 80 90। ऐड फंक्शन लगाया मतलब वैल्यू ऐड हो जाएगी, 10 और 1 11, तो ये 11, 20 और 2 22, 30 और 3 33। इस तरीके से आप देख सकते हो एडिशन हुआ है। सिमिलरली दिस प्लस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू df1 डॉट ऐड फंक्शन। अब df1 डॉट ऐड फंक्शन लगा हुआ है तो यहाँ पर देखो df1 में जब ऐड फंक्शन लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पर भी वही आउटपुट आया जो ऊपर आया था। रिवर्स ऐड लगा दें अगर, तो रिवर्स ऐड लगाया तो देखो क्या हुआ, तो भी एडिशन है यार, 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, आंसर तो एक ही आना है ना। तो यहाँ पर रिवर्स ऐड लगाने पर भी आंसर सेम ही आया। ठीक, सिमिलरली हम देखते हैं अगले प्रोग्राम को। तो अगले में इन्होंने किया है df1 और df3 का एडिशन। जब आप df1 और df3 का एडिशन करोगे, चलो देखते हैं df1 और df3 है क्या। ये रहा मेरा df1, ये रहा मेरा df3। कॉमन क्या है, कॉलम्स कॉमन है, पर कॉमन चीज़ें तो चलो ठीक है कॉलम्स हैं, पर यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 2 इंडेक्स तक की वैल्यू है, यहाँ पर से 1 इंडेक्स तक की वैल्यू है, मतलब यहाँ तक तो एडिशन हो जाएगा, ये 2 रोज का इन 2 रोज से एडिशन तो हो जाएगा, पर यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो है, ये वाला, इसका एडिशन यहाँ तो कुछ है ही नहीं जिससे आप करो, तो एडिशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, जो आपका सेकंड इंडेक्स है उसमें उसके पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। 0 0 0 भी होता तो वो लिख देता 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 9, पर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, मिसिंग है ना ये। तो जब 7 8 9 को मिसिंग में ऐड करोगे तो मिसिंग वैल्यू ही आएगी, तो मिसिंग वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, नैन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नैन प्रिंट हुआ है, जहाँ जहाँ पर एडिशन हो सकता है वहाँ वहाँ पर एडिशन हुआ, जहाँ पर एडिशन नहीं हो सकता वहाँ पर एडिशन नहीं हुआ। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देखते हैं df1 प्लस df4। चलो df1 और df4 में देखते हैं, इंडेक्सेस सेम है, देखो रो इंडेक्स सेम है, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 सेम है। कॉलम इंडेक्सेस, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स ए बी सी है, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स ए बी है, मतलब कि ए बी का तो इंटू हो जाएगा, 1001 2002 4004 5005 7007 8008, ये आंसर तो आ जाएगा। पर जो थर्ड कॉलम है ये वाला, ये इधर मिसिंग वैल्यू में जुड़ेगा, मतलब कुछ में नहीं जुड़ेगा, तो आंसर यहाँ पर आना है नैन, इधर भी नैन इधर भी नैन, 3 बार नैन आना चाहिए ऊपर नीचे। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से नैन आ गया है, और ये बची हुई वैल्यूज़ जुड़ गई, 1001 2002 4004 5005 7007 8008, इन सबको यहाँ पर उसने जोड़कर आउटपुट में जनरेट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। ये उन्होंने समझाया हुआ है कि नैन क्यों आया और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, तो ये चीज़ आप एक बार देख सकते हो। सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी 3 तरीके, जैसा एडिशन था वैसा सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, माइनस साइन लगा लो या सब फंक्शन लगा लो या आर सब फंक्शन लगा लो। अब देखो एडिशन था तो 1 प्लस 3 भी कर लिया तो 4 आ गया, पर अब सब्सट्रैक्शन है 1 माइनस 3 करूँगा तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 आएगा, बट यहीं पर मैं अगर आर सब लगा दूं तो 3 आगे चले जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो आंसर 2 आ जाएगा, है ना। तो समझ रहे हो, आर सब फंक्शन क्या करेगा, रिवर्स में सब्सट्रैक्शन करेगा, मतलब पीछे वाली वैल्यू को आगे रखेगा और आगे वाली वैल्यू को पीछे ले जाएगा, तो इस तरीके से वो रिवर्स में सब्सट्रैक्शन करेगा। तो पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने आर सब को भी लगा के बताया है, हाँ लगा के बताया। देखो df1 df2 के बीच में माइनस लगाया है, तो ये आपका df1 और df2 के बीच में माइनस लगाया, तो 1 को -10 तो -9 -18 और -17, इस तरीके से कुछ आंसर आना चाहिए, -27, हाँ। तो -9 -18 -27 ये आंसर आया।
बट जब मैं आर सब लगा रहा हूँ तो देखो आर सब लगा रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ df1 डॉट आर सब, मतलब df2 में से df1 माइनस करना है, समझ रहे हो। पीछे वाली वैल्यू आगे चली जाएगी क्योंकि ये आर सब है, और आर सब का मतलब है रिवर्स में सब्सट्रैक्शन। जब रिवर्स में सब्ट्रैक्शन करना है तो पीछे वाली वैल्यू आगे आ जाएगी, तो df2 में से df1 माइनस होगा। तो df2 हमारा क्या है वो देखते हैं। df2 है 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9। सिमिलरली यहाँ पर इसी तरीके से सारे के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आउटपुट जो आया है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ में आया हुआ है। तो रिवर्स सब्सट्रैक्शन क्या करेगा, पीछे वाली वैल्यू को आगे लिख के सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, हाँ, ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया भी है, आप इस लाइन को देखो। df1 माइनस df2 इज इक्वल्स टू df1 डॉट सब फंक्शन df2, बिल्कुल सही। df1 में से df2 को माइनस करो या df1 डॉट सब फंक्शन लगा के माइनस करो, आंसर एक ही आना है। बट df2 माइनस हाँ, फिर यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है df2 माइनस df1 इज इक्वल्स टू आर सब df1 और df2, ये भी इसके बराबर है। कब, यहाँ पर अगर आप df1 कॉमा df2 लिख देते तो वो गलत हो जाता, वो उसके बराबर नहीं होता, हम समझ चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के भी तरीके दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो या तो आप ये स्टार का यूज़ कर सकते हो, स्टार का यूज़ नहीं करना है तो आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है जिसको बोलते हैं मल फंक्शन, तो आप उस मल फंक्शन का यूज़ करके भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन होना है हो जाएगा, जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होना है, जहाँ पर वैल्यू मिसिंग है, जहाँ पर वैल्यू नहीं है, वहाँ पर नैन आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है डिवीजन का। डिवीजन के लिए भी वही बात, या तो आप लोग ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर लो या तो div फंक्शन लगा लो। डिवाइड भी करोगे तो आप लोग दो डेटा स्ट्रक्चर्स के बीच में, दो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स के बीच में डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब एक एग्जांपल दिया हुआ, इसको समझते हैं। इन एन ऑनलाइन कॉन्टेस्ट टू प्लेयर टीम्स पॉइंट्स इन 4 राउंड्स आर स्टोर्ड इन 2 डेटा फ्रेम्स एज शोन बिलो। टीम 1 और टीम 2 दो टीम्स थी जिनने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें 4 राउंड हुए थे और उनके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो टीम 1 के पॉइंट्स लिखे हुए हैं df1 नाम के टेबल में, टीम 2 के पॉइंट्स लिखे हैं df2 नाम के टेबल में। ठीक है, तो देखो पॉइंट्स कितने आए, पहले राउंड में 700, दूसरे राउंड में 700 और 490 है ना। पहले राउंड में 2 सेट्स थे तो P1 P2 दो वैल्यूज़ आई, ठीक है, और सेकेंड राउंड में भी 2 सेट्स, थर्ड राउंड में भी, फोर्थ राउंड में। तो ये हमको एक डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और इनको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट टोटल पॉइंट्स अर्नड बाय बोथ द टीम्स। अब कैलकुलेट करना है टोटल पॉइंट कैलकुलेट करना है, मतलब कि एडिशन तो होना तय है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आखिरी में जब आपके डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे तो आपको df1 और df2 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आपको उन दोनों के एडिशन का एक डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर बनकर मिलेगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। df1 और df2 नाम के दो क्रिएट करने थे, तो इनने d1 और d2 पहले लिया और पहले क्रिएट किया डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इन्होंने p1 और p2 ये दो डिक्शनरीज़ बनाई हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है p1 ये की है, p2 एक की है, इनके अंदर की वैल्यूज़ ये रही, की वैल्यू पेयर। d2 लिया, p1 और p2 उसमें भी है, तो ये उनके की वैल्यू पेयर। जो ये आपके d1 और d2 बने, इनको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, df1 df2 नाम दे दिया। टीम 1 का परफॉर्मेंस प्रिंट करना था तो df1 में था, टीम 2 का परफॉर्मेंस प्रिंट करना था तो वो df2 में था, इन दोनों को जोड़ना था तो df1 प्लस df2 करना था, तो यहाँ पर उसने आउटपुट कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हो, पहले टीम 1 का परफॉर्मेंस प्रिंट हुआ, फिर टीम 2 का परफॉर्मेंस प्रिंट हुआ, टीम 3 का। ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाया ना, ये तो ये प्रिंट फंक्शन लगाने के कारण यहाँ पर ये हमने प्रिंट किया है। हम चाहते तो df1 और df2 नहीं करते प्रिंट, सीधे यही लाइन प्रिंट कर देते, मतलब कि ऊपर की 4 लाइन हटा देते, जिनको मार्क कर रहा हूँ ये हटा देते। देखो मैं बताता हूँ,
ये जो 4 लाइंस मार्क्ड हैं इनको नहीं प्रिंट करते, वो तो हमने बताने के लिए प्रिंट कर दिया कि भैया DF1 में ये वैल्यूज़ थी, DF2 में ये वैल्यूज़ थी, और जब दोनों टीम के मार्क्स को जोड़ा तो ये वैल्यूज़ जनरेट होकर आई। तो इस तरीके से आप लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, यहाँ पर इन्होंने उसको जोड़कर बताया। सिमिलरली एक प्रोग्राम बताया है इन्होंने कि आप लोगों को 2 टीम्स दी हैं वही ऊपर वाली, और आपको डिस्प्ले करना है हाउ मच पॉइंट डिफरेंस टीम 2 हैज़ विथ टीम 1। मतलब कि टीम 2 का कितना डिफरेंस है टीम 1 के मार्क्स से, है ना। तो टीम 2 का पॉइंट डिफरेंस निकालना है, ये बात समझ जाओ। टीम 2 का पॉइंट डिफरेंस निकालना है, मतलब टीम 2 में से जब टीम 1 की वैल्यू माइनस करोगे तो आप लोगों के पास आएगी वो वैल्यू। तो आपको टीम 2 में से टीम 1 की वैल्यू माइनस करनी है, तो या तो आप ऐसा लिख लो T1 डॉट आर सब और ब्रैकेट में लिख दो T2, तो इसका मतलब होगा T2 माइनस T1। या तो आप सिंपली लिख लो T2 डॉट सब और T1, ऐसा भी लिख लो तो भी T2 में से T1 माइनस होगा। एज यू विश, जैसा आपको करना हो। तो वैसा का वैसा इन्होंने कर दिया, या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, जो लगाना है लगा लो, या तो सिंपली माइनस लगा लो DF2 माइनस DF1, सिंपल इतना भी लगा दोगे तो भी आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। गिवन, अब देखो अगला एग्जांपल इन्होंने क्या बोला है, गिवन 2 डेटा फ्रेम्स स्टोर पॉइंट्स ऑफ 2 प्लेयर टीम्स इन 4 राउंड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय ईच प्लेयर इन ईच राउंड। अच्छा, ये प्लेयर 1 और प्लेयर 2 है, तो आप लोगों को हर एक प्लेयर के एवरेज को काउंट करना है। अब हर एक प्लेयर का एवरेज काउंट करना है, तो हर एक प्लेयर का एवरेज कैसे काउंट होगा, तो अब उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया जो भी था, है ना। तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया, जो हमने अभी शुरू के प्रोग्राम्स में किया, ये डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया। टीम 1 की परफॉर्मेंस प्रिंट कर ली, टीम 2 की परफॉर्मेंस प्रिंट कर ली, दोनों का डेटा हमारे पास आ गया। दोनों का डेटा आने के बाद एक बात समझो कि आप लोग एवरेज कैसे निकालते हो। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि टीम, जैसे कि मेरा ये प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 ने पहले राउंड में कितने लाया और उधर पहले राउंड में कितने लाया, टीम 2 के प्लेयर 1 ने कितने लाया, और उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में एवरेज निकल आएगा। जैसे कि ये हमने प्रिंट कर लिया, देखो ये टीम 1 के प्लेयर 1 प्लेयर 2, ये टीम 2 के प्लेयर 1 प्लेयर 2। ठीक है, अब आपको पहले राउंड में प्लेयर 1 का एवरेज निकालना है। तो पहले राउंड में प्लेयर 1 का एवरेज क्या निकलेगा, 700 प्लस 1100, तो ये कितना हो गया, 1800। और ये कितने राउंड हुए, दो ही राउंड हुए, पहला राउंड यहाँ, पहला दूसरा राउंड यहाँ, तो 1800 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 900। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली 900 आ जाएगी। अगला 490 प्लस 1400, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली इस तरीके से सारों की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विथ पांडास। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा अभी की क्लास के लिए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, पूरा का पूरा थियोरेटिकल ना होते हुए इस बार पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम समझ पाएंगे और जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ पाएंगे। आज की क्लास में जितना मैंने समझाया है, इतना पूरा का पूरा टॉपिक मैं अभी पूरा के पूरे टॉपिक को मैं अभी आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, तो किसी को अगर समझना हो तो वो उस टॉपिक्स को समझ सकता है। अच्छा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर चुका हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग उस पीडीएफ में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं और उसमें से पढ़ लें एक बार, और कुछ डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।